नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक में हम जानने वाले हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान, है ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान के बारे में हम देखेंगे। इसमें देखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ और कौन मुग़ल बादशाह थे। ये सब सारी चीज़ के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में एक लाइक तो बनता है दोस्तों। बिना देर के हुए चलिए हम लोग टॉपिक जो आज का डील करने वाले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, तो इसका उत्थान कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और इससे पहले जो है यहाँ पर हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत का ये दूसरा क्लास है। इससे पहला क्लास अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। इसका स्थापना कब हुआ? 31 दिसंबर 1599 या फिर 1600 ईस्वी को बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ। ठीक है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा था उस टाइम ब्रिटेन का महारानी कौन थी? तो उस टाइम ब्रिटेन का महारानी थी एलिजाबेथ। ठीक है। एलिजाबेथ के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में हुआ था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ उस टाइम मुग़ल बादशाह कौन था? अकबर थे। ठीक है। अब यहाँ पर अकबर थे मुग़ल बादशाह, लेकिन अब यहाँ पर अकबर की मृत्यु के बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? जहांगीर बन जाता है। जहांगीर बन जाता है अकबर का उत्तराधिकारी। जहांगीर जो है अकबर का सबसे बड़ा बेटा था और सबसे प्रिय बेटा भी था। अकबर का यहाँ पर 4 बेटे थे, तो उसमें से प्रमुख थे जहांगीर। जहांगीर को इसीलिए शासक बनाया गया। अब 1608 ईस्वी में जो है जहांगीर के काल में हॉकिंस जो है भारत आता है। अब 1608 ईस्वी में हॉकिंस भारत आया और ये जो है हॉकिंस अकबर के नाम पर खत लेकर आया था। ठीक है। अकबर के नाम पर लेटर लेकर आया। तो इसमें क्यों अकबर के नाम पर लेकर आया? क्योंकि पहले जो था 1608 ईस्वी से पहले कौन था मुग़ल शासक? तो अकबर था। इसी के चलते अकबर का नाम पर खत लेकर आया था। अब हॉकिंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हॉकिंस जो है भारत कब आया था? तो यहाँ पर अभी बतलाएं कि 1608 ईस्वी में भारत आया। और किसके काल में आया? जहांगीर के काल में आया। अब हॉकिंस जो है फारसी भाषा का जानकार थे, जिसके चलते जहांगीर ने इसे अंग्रेजी खान का उपाधि दिया। ठीक है। अंग्रेजी खान का उपाधि कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसको? तो हॉकिंस को दिया था। ठीक है। और फारसी भाषा जो है ये मुग़ल का जो है एक राजकीय भाषा हुआ करता था उस टाइम। ये क्लियर हुआ। अब फारसी भाषा का जानकार था, उसके चलते जहांगीर जो है ना इसको हॉकिंस को 400 मनसब का पद दिया था। क्योंकि जैसे कि अभी भी कोई भी नौकरी का पद होता है ना, उसी तरह से पहले इस तरह का पद होता था, मनसब का पद। तो उसमें 400 मनसब का पद दिया था हॉकिंस को जहांगीर ने। इसके आगे हम देख लेते हैं। जहांगीर ने इसे एकल व्यापार के लिए मंजूरी नहीं दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये जहांगीर जो है इसको एकल यानी कि अकेले व्यापार करने का मंजूरी नहीं दिया। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में हम देखते हैं। इससे पहले 1611 और 1613 में देखते हैं। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। ठीक है। 1615 से पहले यहाँ पर 1611 को मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी कंपनी का स्थापना किया गया। क्लियर हो गया। और 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापना किया गया और 1613 में कहाँ? तो सूरत में स्थापना किया गया। क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं दूसरा अंग्रेजी दूत भारत आया 1615 ईस्वी में ही देखते हैं। तो भारत में ये तो पहला दूत कौन था? तो हॉकिंस। दूसरा दूत कौन आया? तो उसमें देखते हैं तो जहांगीर के काल में ही सर टॉमस रो भारत आए। दूसरा दूत कौन है?
सर टॉमस रो भारत आया, और सर टॉमस रो भारत आया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल और उड़ीसा में फैक्ट्री खोला। सर टॉमस रो भारत आया और इसी टाइम 1615 ईस्वी में अंग्रेज़ जो है बंगाल और उड़ीसा में क्या खोला, अपना फैक्ट्री खोला। फैक्ट्री तथा व्यापार का देख रेख के लिए एक किला बंगाल में बनवाया। ठीक है, अब बंगाल में एक किला बनवाया, वो किला का क्या नाम था, तो फोर्ट विलियम नामक किला था। इसका निर्माण जो है वो कौन करवाया था, इसका निर्माण जो करवाया था जॉर्ज चार्नक करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण देखेंगे तो इसका निर्माण कौन करवाया, जॉर्ज चाणक्य कराया। जॉर्ज चाणक्य ने ही क्या किया, कोलकाता शहर बसाया था। तो अगर क्वेश्चन दे देगा आप लोग को कि फोर्ट विलियम नामक किला कौन निर्माण कराया, तो कौन, जॉर्ज चार्नक। ठीक है, और जॉर्ज चार्नक ने ही क्या किया था, कलकत्ता नामक शहर बसाया था। क्लियर हो गया। अब हम आगे जानते हैं मुगल बादशाह बंगाल के नवाब फारूक सियर। यहाँ पर याद रखना है कि मुगल बादशाह बंगाल का नवाब यहाँ पर फारूक सियर देखेंगे। ये क्या किया था ना, बिना कर का व्यापार यानी कि चुंगी मुक्त व्यापार बोल सकते हैं। ठीक है, अंग्रेज को चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया फारूक सियर। अब ये चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दिया तो अंग्रेज क्या किया कि इसका दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि अंग्रेज को केवल मिला था चुंगी मुक्त व्यापार का। तो ये जितना भी फ्रांसीसी और डच ये जितना भी यहाँ पर व्यापार करने आते थे वो सब से सभी से क्या करता था, ये उससे कुछ टैक्स लेके और बोलता था कि ये मेरा सामान है कह के पार्सल करवा देंगे कह के, और वो सबसे कुछ यानी कि जो टैक्स लिया जाता था मुग़ल बादशाह के थ्रू से उससे कम टैक्स लेकर और उससे समझौता करके और लेता था। तो ये दुरुपयोग करने लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं अंग्रेज़ों का प्रतियोगी जो था फ्रांसीसी। अंग्रेज़ का जो है फ्रांसीसी के साथ क्या कर्नाटक का युद्ध हुआ था, जिसके चलते फ्रांसीसी का धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर डच आया था, तो यहाँ पर बेदरा का युद्ध हुआ था डच के साथ अंग्रेज का, और डेन जो है ये बेच कर चला गया था, और पुर्तगाल जो है अंग्रेज को दहेज के रूप में दिया था। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा बता। इसके बाद जो है भारत पर अंग्रेज ने क्या किया, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। क्यों एकाधिकार स्थापित कर लिया, तो इससे पहले हम देखे थे कि फ्रांसीसी हो गया, डच हो गया, डेन हो गया, और आपका पुर्तगाल। ठीक है, फ्रांसीसी, डेन, डच, पुर्तगाल ये सब सभी को क्या किया, किसी से खरीदा, किसी को हरा कर भेज दिया, किसी यानी कि किन्हीं से दहेज के रूप में मिला। तो उससे क्या है, वो सब सारा कंपनी तो भारत से चला गया, बचा बस अंग्रेज। अब यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय बाजार में ये सब क्या करने लगेगा, खुद से तय मूल्य करने लगेगा। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक चीज़ अगर बेचने वाला, एक आदमी बेचने वाला है और 4 आदमी खरीदने वाला है, तो इसमें क्या होता है, बेचने वाला तय मूल्य करता है। लेकिन यहाँ पर खरीदने वाला बस एक है और बेचने वाला अनेक है। तो उसमें क्या होगा कि जो खरीदने वाला है वो मूल्य तय करता है, उसके आधार पर खरीदारी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके कारण भारतीय बाजार जो है ठप होने लगा, क्योंकि मूल्य जो है अंग्रेज तय करते थे। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक केवल खरीदने वाला कौन था, तो अंग्रेज था। अंग्रेज होने के चलते यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत के जो किसान थे वो उन्हें क्या होने लगा, घाटा होने लगा, नुकसान होने लगा। और उसी के चलते हम लोग देखेंगे आगे कि देसी रियासत और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो किसान वर्ग के लोग थे वो राजा से क्या मांगने लगे, सहयोग मांगने लगे, जिसके चलते देखेंगे कि मंदी क्या कि यानी कि उन्हें जो लागत था उससे भी कम मुनाफा प्राप्त होता था, जिसके चलते यहाँ पर देखेंगे कि देसी रियासत यानी कि हमारे देश का जो राजा है और अंग्रेज के बीच में युद्ध होना प्रारंभ होता है। तो इसमें देखेंगे कि हमारे
अलग अलग प्रांत बांट दिया गया था। तो उसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। ये पंजाब हो गया, उत्तर मुगल का प्रांत हो गया, अवध हो गया, इधर बंगाल हो गया, यहाँ निजाम, मैसूर, मराठा। तो ये सब सभी अलग अलग शासक हैं यहाँ पर। ठीक, एक एक करके सभी से क्या करता है अंग्रेज लड़के, और फिर बाद में देखेंगे कि पूरा भारत में क्या करता है अंग्रेज अधिकार स्थापित कर लेता है। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे बंगाल के बारे में। ठीक है, तो बंगाल यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर प्रांत है ना, अलग अलग प्रांत में बांटा था इसको बात की। तो यहाँ पर प्रांत का हम लोग बात करेंगे। तो मुगल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, मुगल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। तो अब बंगाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बंगाल जो है ना, मुगल काल में सबसे धनी सूबा था। अब क्यों था ये जानते हैं। तो यहाँ पर मुगल काल में बंगाल जो है सबसे धनी सूबा था। ये देखें हम लोग, तो सबसे धनी सूबा क्यों था? क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र था। दुआब क्षेत्र होने के चलते, और यहाँ पर बंदरगाह भी था, जिसके चलते ये जो सूबा है सबसे धनी सूबा था। यहाँ पर दुआब क्षेत्र होने के चलते यहाँ का जो भूमि था वो बहुत काफ़ी उपजाऊ था, यहाँ फसल अच्छे उग पाता था, जिसके चलते यहाँ पर देखेंगे सबसे धनी सूबा हो जाता है बंगाल। आगे हम देखते हैं गैर मुस्लिम सूबेदार। ठीक है, जब गैर मुस्लिम सूबेदार मुर्शिद अली खां बनता है तो इन्होंने स्वतंत्र बंगाल की नींव रख देता है। इससे पहले क्या क्या था कि यहाँ पर देखेंगे कि मुगल काल में बंगाल पर जो था जितना भी, यहाँ पर देखेंगे कि जो सूबेदार नियुक्त किया जाता था वो क्या था? जो सूबेदार नियुक्त किया जाता था वो जो मुगल बादशाह था उसका कोई करीबी रहता था, या उसका परिवार का ही लोग यहाँ पर शासक करने आते थे, सूबेदार नियुक्त होते थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, जब गैर मुस्लिम सूबेदार बना बंगाल का तो मुर्शिद अली खां बना। और जब मुर्शिद अली खां बना तो ये क्या किया कि स्वतंत्र बंगाल का नींव रख दिया। और स्वतंत्र बंगाल का नींव कब रखा? 1717 ईस्वी में नींव डाल दिया। और फिर ये अपना एक स्वतंत्र सूबेदार बना लिया। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बंगाल के साथ ही, क्योंकि बंगाल पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, बंगाल के साथ फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक बनता है दोस्तों, लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, शेयर ज़रूर करें ताकि वो सभी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। और जितना भी टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत या फिर और जितने भी टॉपिक है सभी के बारे में एक एक करके हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।